हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो ईवीएस की बहुत ही दमदार क्लास आज हम लोग लेकर आए हैं और पिछले कई दिनों से हम लोग जो है ईवीएस की लगातार टॉपिक वाइज क्लास कर रहे हैं। जो लोग अभी तक उन सारी क्लासेस को नहीं देखे हैं तो मैंने इस चैनल पर अपनी प्लेलिस्ट बना दी है, जहां पर ईवीएस की आपको अलग प्लेलिस्ट मिलेगी और सीडीपी की आपको अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। तो अगर आप उन सारी क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आप परीक्षा वीर चैनल पर विजिट करिए, वहां पर प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ईवीएस का लगभग आधे से ज़्यादा सिलेबस हम लोगों ने कवर कर लिया है, कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं जिनको हम लोग आने वाले कुछ दिनों में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और यकीन माने अगर आप सारी क्लासेस मेरी देख लेते हैं तो आप लोगों को कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हम लोग कर रहे हैं वो पूरी तरीके से हम लोग एनसीईआरटी बेस कर रहे हैं और सीटेट में एनसीईआरटी के अलावा कहीं से कुछ नहीं आता है, तो आप लोग उनको पढ़ते चलिए। तो आज का जो टॉपिक है काफी छोटा टॉपिक है, फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे और रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जो भी साथी चैनल पर नए पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की सारी क्लासेस आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर दबा दें। तो चलिए कॉपी पेन आप लोग उठा लीजिए, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और बाद में जब समय मिलेगा तो आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली की। तो फैमिली किसे कहते हैं? तो यहां पर लिखा है कि मनुष्य सहित सभी जीव जंतु अपने अपने बच्चों के साथ रहते हैं और अपने अपने परिवार बताते हैं। तो ऐसा नहीं कि फैमिली सिर्फ मनुष्य की ही होती है, फैमिली हर एक जीव जंतुओं की हो सकती है जहां पर वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं। एक मनुष्य एक परिवार में वह सभी लोग होते हैं जो एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं, यानी परिवार में हम उन्हें ही काउंट करते हैं जिनका कहीं ना कहीं एक दूसरे से ब्लड रिलेशन होता है। और साथ ही साथ एक पॉइंट और लिखा है कि किसी किसी परिवार में गोद लिए बच्चे भी हो सकते हैं, यानी अगर आपने किसी को गोद लिया है तो भी आप लोग जो है उस परिवार का हिस्सा हो सकते हैं, या हम उनको भी परिवार के हिस्सा में रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवार जो है मुख्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है एकल परिवार और नंबर दो होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार और संयुक्त परिवार पर सीटेट के एग्जाम में लगभग हर एक साल क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इनको बहुत ध्यान से देखिएगा और इसी क्लास में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एकल परिवार की। तो इस तरह के परिवार में माँ बाप और बच्चे होते हैं और यह परिवार छोटा होता है, यानी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एकल परिवार किसे कहते हैं तो याद रखिएगा माँ बाप और उनके बच्चे, इतने ही लोग जो है एकल परिवार में होते हैं। चलिए बात करते हैं संयुक्त परिवार की। संयुक्त परिवार की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह के परिवार में दादा दादी, चाचा, बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, ताऊ ताई जो भी होते हैं। यानी संयुक्त परिवार एक पूरी तरीके से कंप्लीट फैमिली होती है, यानी आपके मम्मी पापा भी होंगे और पापा के आपके भाई यानी आपके चाचा होंगे, पापा की बहन यानी आपकी बुआ भी होंगी, दादा दादी भी हो सकते हैं, और भी जो सारे लोग हैं वो अगर एक साथ रह रहे हैं तो वो आपका एक संयुक्त परिवार होता है। और संयुक्त परिवार काफी बड़ा परिवार होता है। आज के डेट में आप लोग देखते हैं कि जिनका परिवार बड़ा होता है लोग उनके यहाँ शादी के रिश्ते अपने लड़कियों के नहीं ले जाते हैं, कहते हैं लड़की हमारी जाएगी तो इतना बना नहीं पाएगी, इतने लोगों को खिला नहीं पाएगी। लेकिन संयुक्त परिवार का एक सबसे बड़ा और सबसे अच्छी बात यह होता है कि संयुक्त परिवार में जो बच्चे होते हैं उनको समाज के बारे में, दादा दादी के बारे में, लोगों की कैसी जो है भावनाएं होती हैं, सभी को चीजें जो है उनको संयुक्त परिवार में सीखने को मिलता है। हालांकि एकल परिवार ठीक है, छोटा परिवार, सुखी परिवार लोग बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो संयुक्त परिवार होता है वो समाज के बारे में और अपनों से बड़ों के आदर के बारे में, कैसे अपने से बड़ों का आदर किया जाता है, कैसे छोटों से प्यार किया जाता है, ये सब कुछ सीखने को संयुक्त परिवार में मिलता है। यहां पर आपको और बताने लिखा है कि किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है जिसे हम लोग पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा कि हम किसी परिवार को किस हिसाब से दर्शा सकते हैं तो आप फैमिली ट्री यानी पारिवारिक वृक्ष कहते हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात करते हैं हम लोग अगली पॉइंट की, आनुवंशिकता के बारे में, जो कि आपके परिवार का हिस्सा है। इसी चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया भी गया है, तो इनको हम ध्यान से देखते हैं कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं, कौन कौन इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम देखने वाले हैं। तो यहां लिखा है पहला पॉइंट कि माँ बाप से बच्चों में गुणों का स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। यानी कि अगर मम्मी पापा के अंदर आपका कोई गुण है और वो बच्चों में जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसे आनुवंशिकता बोलते हैं। जैसे आपने एक चीज देखा होगा कि अगर आपके मम्मी पापा में से कोई गोरा है तो गोरे होंगे, अगर आपके मम्मी पापा में से कोई एक मोटा है तो हो सकता है कि आपका बच्चा मोटा भी हो जाए। तो इसी प्रकार से अगर मम्मी पापा की आंखें नीली हैं तो बच्चे की भी आंखें नीली हो सकती हैं। या एक कहा जाता है कि अगर आपके मम्मी पापा में से किसी की मैथ्स बहुत अच्छी है तो जाहिर सी बात है उनके जो बच्चे होते हैं उनकी भी मैथ्स अच्छी होती है, अगर वो पढ़ना चाहेंगे तो। अब ये नहीं कि मम्मी पापा की मैथ्स अच्छी और आप मैथ्स नहीं लगा रहे हो तो आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बने, लेकिन अगर वो कोशिश करेगा तो वो डॉक्टर जरूर बन जाएगा। यहां पर कहा गया सबसे बड़ी चीज की आनुवंशिकता के जनक कौन है,
है तो ऑस्ट्रिया के ग्रेगोर जारमंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेगोर जारमंडल किस देश के निवासी हैं, तो ये ऑस्ट्रिया आपको याद रखना है। इन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, तो इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके यह पता लगाया कि पिछली पीढ़ियों के गुण अगली पीढ़ियों में आते हैं। समझ में आ गई बात। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ग्रेगर जारमंडल ने मटर के ही पौधे का प्रयोग क्यों किया, तो आपको हम बता दें कि ग्रेगोर जारमंडल ने मटर का ही प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि मटर में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। इनके बारे में क्वेश्चन दिया है, हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है कि मेंडल जी ने मटर के ही पौधे का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि मटर में कई अलग अलग गुण पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहां पर देख सकते हैं। और मटर का पौधा जब आप देखोगे आपके खेत में लगा होगा ना, बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसकी जो फलियां हैं वो भी बड़ी अच्छी होती हैं, इसके जो फूल सफेद कलर के होते हैं बड़े जबरदस्त लगते हैं, तो देखने में बहुत अच्छे मटर के पौधे लगते हैं। अब हम बात करते हैं, जब आप परिवार पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको परिवार में ब्लड ग्रुप के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्लड ग्रुप एक से बच्चियों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो कहीं ना कहीं मम्मी पापा के ब्लड ग्रुप पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग अगर लिख रहे हो तो रक्त समूह हेडिंग डाल दीजिए, यहां से एक क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में बन सकता है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। देखो, आप सभी लोगों को पता है कि अगर ब्लड ग्रुप की बात किया जाए तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप की जब भी बात आएगी तो एक वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर। इनका नाम आप लोग जरूर लिख लीजिएगा अपनी नोट्स में। ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। बहुत पहले बात है, 1900 से पहले जब यहाँ पर ब्लड ग्रुप की खोज नहीं हुई थी तो लोगों के अंदर अगर ब्लड की कमी होती थी तो उनको किसी का भी खून उठाकर चढ़ा दिया जाता था। तो कोई कोई तो बच जाता था, क्योंकि हो सकता है कि इत्तेफाक से किसी का जो ब्लड ग्रुप है वो सेम मिल जाए, तो वो लोग बच जाते थे। बहुत सारे लोग थे वो मर जाते थे। ठीक है, क्योंकि भाई अगर गलत आप रक्त चढ़ा दोगे तो उनका जो ब्लड होगा वो अंदर ही बॉडी के अंदर फट जाता है ब्लड उसका, तो वो आदमी जो है जिएगा नहीं, तुरंत मर जाएगा। तो कहने का मतलब है, जब भी इस पर वैज्ञानिकों ने खोज किया कि आखिर बात क्या है कि कुछ लोग तो बच जा रहे हैं और कुछ लोग जो है मर जा रहे हैं, तो ऐसे में जो है कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप की खोज की थी, याद रखिएगा। और बात किया जाए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, तो ब्लड ग्रुप जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं डायग्राम में, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। यानी मुख्यतः 4 प्रकार के आपके ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन बात करते हैं यहां पर उनमें पॉजिटिव और निगेटिव मिलाकर के भी होते हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, जो आपके हर एक एग्जाम में आता है, सीटेट ही नहीं हर एक एग्जाम में आता है यहां पर, कि ओ निगेटिव सर्वदाता होता है जबकि ए बी पॉजिटिव जो है वो सर्वग्राही होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि लोगों को पता है कि सर्वदाता ओ होता है। इसमें एक चीज ये याद रखिएगा, और मैं थोड़ा सा एक समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि लोग ओ और ए बी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओ और ए बी में कौन सर्वदाता है और कौन सर्वग्राही है। तो यहां पर आप देख लीजिए, ये दोनों हैं ए और बी, यानी कि दो लोग मिले हुए हैं। मतलब मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, ए और बी दो लोग हैं, तो जब ये दो लोग हो गए हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। तो जब ये दोनों लोग बहुत शक्तिशाली हो गए हैं तो इनसे आप कोई चीज मांग नहीं सकते। जब कोई मांगने जाएगा कि भाई मुझे थोड़े ब्लड की जरूरत है, मुझे दे दो, तो ये दोनों लोग जबरदस्ती करेंगे, नहीं भाई हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये दो लोग हैं। तो याद रखिएगा कि ये दोनों जो हैं ये किसी से देते नहीं है, और दो लोग हैं जबकि ये दूसरों से छीन लेते हैं। ठीक है, तो लेना तो ये सबसे ले लेते हैं, लेकिन देते ये किसी को भी नहीं है। तो ये बेचारा जो ओ है हमारा, देख रहे हो यहां पर ओ जो है आपका, ये बिल्कुल गोलू मोलू एकदम से जो है, एकदम से गोलू मोलू है, एकदम सीधा साधा है। तो जाहिर सी बात है ओ जो है सबको दे देता है। कोई भी जाओ उससे ब्लड मांगने की, भाई ब्लड दे दो, जो जरूरत है, तो कहेगा ठीक है भाई ले जाओ, क्योंकि ये बहुत सीधा है। बाकी ये जो ए बी है, ये दो लोग हैं, ये जबरदस्ती करते हैं। जब आप इनसे मांगने जाओगे ब्लड दे दो, कहेगा नहीं देंगे, जाओ अपना काम करो। और जब इनको जरूरत होती है तो ये जबरदस्ती है, सबसे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो ओ जो है आपका सर्वदाता है, सभी को दे देता है, और ए बी जो है वो आपका सर्वग्राही है, यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर जिसको आप बोलते हैं। क्लियर है? और ओ में कौन सर्वदाता है? तो निगेटिव है, और ए बी में पॉजिटिव है। क्लियर है यहां तक? चलिए इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आते हैं। सबसे पहले जो बच्चों का ब्लड ग्रुप होता है वो कहीं ना कहीं डिसाइड होता है उनके मम्मी पापा के ब्लड ग्रुप से। ठीक है, तो ये जो स्लाइड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। मां बाप के रक्त समूह के आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि होने वाले बच्चे का रक्त समूह क्या होगा। यहां से क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में कई बार आया है। देखो सीटेट प्राइमरी में तो आएगा ही आगे, अगर आप बीएससी किए हो, अगर आप लेवल 2 भी आप डाले हो, यानी कि जूनियर लेवल का भी आपने सीटेट डाला है, तो वहां पर जाहिर सी बात है आपको साइंस के भी क्वेश्चन दिखेंगे। वहां के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जूनियर के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं स्लाइड में मेन चीज यहां पर है कि अगर पापा का ब्लड ग्रुप ए है और मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है तो जो बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो ओ होगा। ऐसे ही अगर पापा का ए है और मम्मी का बी है तो जो चारों ब्लड ग्रुप हैं ए बी और ओ, ये चारों में से कोई एक ब्लड ग्रुप होने की संभावना बच्चे में है। अगर पापा का ए है मम्मी का ए बी है तो ए बी आर ओ बी यानी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। ऐसे ही अगर पापा का ए है और मम्मी का ओ है तो ए या ओ यानी कि दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो आप इनको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर पापा या मम्मी में से किसी का भी एक हो, ए हो एक का बी हो, तो जो बच्चे हैं उनके चारों ग्रुप होने के जो है संभावना हो जाती है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार के कार्य क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिएगा, परिवार ही बच्चे का पहला स्कूल होता है, ये तो सबसे पहले है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा, चाहे आपके हिंदी के पेडागोजी में हो, चाहे ईवीएस के पेडागोजी में हो, चाहे आपके सीडीपी के पेडागोजी में हो या फिर आपके अंग्रेजी के पेडागोजी में हो। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि परिवार बच्चों का पहला स्कूल क्या होता है। तो बच्चों का पहला स्कूल उसका परिवार होता है और परिवार से बच्चे मिलजुल कर रहना सीखते हैं। मैंने अभी भी स्टार्टिंग में बताया था कि जो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार से सबसे अच्छी चीज ये देखने को मिलती है कि जो छोटा बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं दादा दादी से बहुत अच्छे संस्कार सीखता है, मम्मी पापा से संस्कार सीखता है, बुआ ताऊ सभी के रिश्तों को समझता है और जानता है कि ये रिश्तों का महत्व क्या होता है। लेकिन वही जब आप एकल परिवार में जाते हो तो सिर्फ आप अपने मम्मी पापा के बारे में जान पाते हो, आपको और भी ज्यादा चीजें जानने को वहां पर नहीं मिलती है। इसलिए समाज का निर्माण जो है एक परिवार से ही होता है। भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पॉइंट नंबर तीसरा है, कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है और विभिन्न स्टेट के टेट में पूछा गया है क्वेश्चन। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम वर्ष 2006 में पारित हुआ और 2007 में लागू हुआ। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ तो आपका आंसर 2006 हो जाएगा। और अगर ये कहा जाए लागू कब हुआ तो 2007 में। तो जब भी पारित की बात करेंगे तो 2006 आपका करेक्ट होगा और अगर लागू की बात करेंगे तो 2007 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके ब्लड ग्रुप से ही आ गया है जो आपके सीटेट के एग्जाम में ये पूछा भी गया है एक बार क्या कई बार पूछा गया है कि एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है तो उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना क्या होगी, बताइए। यानी कि इन्होंने कहा है कि अगर किसी पुरुष की शादी ओ से ओ लड़का है ए लड़की है, या मैं कह दूं ए लड़की है ओ लड़का है, कुछ भी कह लो, ऊपर इधर उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें बताया गया कि बताइए उस बच्चे में ओ रक्त समूह होने की संभावना कितनी है। तो आपको मैंने स्लाइड बताया था कि अगर मम्मी पापा, मैं थोड़ा सा यहां पर समझाऊंगा। अगर याद रखिएगा, अगर मम्मी का ए है और बच्चे का ए, सॉरी मम्मी का ए है और पापा का ए है तो जो बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो ओ होगा। अगर मम्मी पापा दोनों का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे का या तो बी हो सकता है या तो ओ हो सकता है। अगर मम्मी का ए है या पापा का बी है, किसी का भी, चाहे मम्मी का ए हो चाहे पापा का ए हो और चाहे पापा का बी हो या मम्मी का बी हो, तो जो बच्चे होते हैं उनमें चारों ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ, चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर पुरुष का ओ है और महिला का ए है तो बच्चे में क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा, बच्चे में जो ब्लड ग्रुप है वो या तो ए हो सकता है और या तो ओ हो सकता है। तो भाई या तो ए या तो ओ, यानी कि 50% चांस है कि ए होगा और 50% चांस है कि ओ होगा। तो इसका पहला नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार उस स्लाइड को फिर से दिखा देता हूं, आप यहां पर देख लीजिए। अगर यहां पर पापा का ए है और मम्मी का ए है तो इसका आंसर ए और ओ हो जाएगा, यानी कि ए हो सकता है या फिर ओ हो सकता है। अगर यहां पर बताया गया कि अगर पुरुष का ए है, ये देख लीजिए पुरुष का ए है और मम्मी का ओ है तो जो उस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए या तो ओ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इस चीज को आराम से देख सकते हो, मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूंगा। आप यहां पर देख लीजिए, जो यहां पर ए बी है, एक चीज यहां पर और याद रखिएगा, जैसे किसी के भी साथ अगर ए बी आ जाएगा तो ए बी अपने साथ कभी भी ओ को नहीं शामिल करेगा। याद रखिएगा, मैं बता दूं क्या चीज है, क्योंकि ए बी और ओ का हमेशा 36 का आंकड़ा है। जैसे मैंने कह दिया कि पापा का ब्लड ग्रुप ए है और मम्मी का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो अगर पापा का ए है और मम्मी का ए बी है तो बच्चों में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, लेकिन ओ कभी भी नहीं आएगा। याद रखिएगा, क्योंकि ए बी की जो है दुश्मनी है सभी के पर, ये याद रखिएगा, ए बी और ओ की दुश्मनी है। ठीक है, तो अगर ए बी आ जाएगा तो उसके साथ ओ नहीं आएगा, बाकी सारे के सारे ब्लड ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है, आंसर बताइए। वर्ष 19, देखो भाई अगर समझ में आ रहा है भाई, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक वाइज चीजें मैं क्लियर करा रहा हूं, आप इनको अच्छे से पढ़ते जाइएगा। यकीन मानिए जब आप सीटेट का एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। बस आप इनको डेली पढ़ते रहिए और डेली शाम को 7 बजे आप मेरे साथ जुड़ते रहिए, जिससे आपको जबरदस्त क्लासेस मिल सकें, ठीक है। तो वर्ष 1950 के बाद बना परिवार एकल परिवार होता है। परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी होते हैं, या फिर केवल पति पत्नी होते हैं। बताइए जल्दी से एकल परिवार क्या होता है। अनगिनत बार ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आया है। बाकी सिलेबस की टेंशन ना लीजिए, बहुत टाइम से खत्म करूंगा आपके सिलेबस को। ईवीएस पूरा, सीडीपी पूरा बहुत टाइम से खत्म करूंगा। पेडागॉजी सेक्शन आपको हर एक सब्जेक्ट का मैं करवा दूंगा। तो एकल परिवार किसे कहते हैं, तो जिस परिवार में माता पिता उनके बच्चे होते हैं उसे एकल परिवार कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि जिस परिवार में संपूर्ण होते हैं, बच्चे भी होते हैं, उनके माता पिता भी होते हैं, उनके दादा दादी भी होते हैं, बुआ फूफा भी होते हैं, ये लोग तो कौन सा परिवार होता है, वो संयुक्त परिवार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। मैंने अभी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सीटेट में आया, तो जल्दी से बता दीजिए। 2006, 2008, 2011, 1997। चलिए तो इसका आंसर जो है आपका 2006 हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए बताया है तो बिल्कुल करेक्ट बताया। किस वर्ष पारित हुआ पूछा है, अगर आपसे पूछा जाता कि किस वर्ष लागू हुआ तो 2007 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। बताइए कौन सा इसका जो है राइट आंसर होगा। बताइए। चलिए तो अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो याद रखिएगा कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, ये भी करेक्ट है। सुरक्षा एवं बच्चों का सभी का उत्तरदायित्व होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बात। तो बी ऑप्शन जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। चलिए तो यहां पर आप देख लीजिए, विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में जो है खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी आपको यह बताना है कि जो विज्ञान का एक शिक्षक है उसको मैंग्रोव पादपों की तलाश करनी है, तो उसको किस क्षेत्र में भेजोगे आप। मरुद्भिद क्षेत्र में, लवणोद्भिद क्षेत्र में, गर्म एवं आर्द्र क्षेत्र में, या फिर शीत क्षेत्र में। बताइए। चलिए तो यहां पर बात करते हैं मैंग्रोव पादपों की तलाश किधर भेजोगे। तो जाहिर सी बात है जो मैंग्रोव के जो पादप होते हैं वो जो है आपके दलदली जगहों पर होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर है मरुद्भिद तो नहीं है, मरुस्थल हो जाएगा, दलदली नहीं होता है, या तो बालू बालू होता है। गर्म एवं आर्द्र क्षेत्र भी नहीं होगा, शीत क्षेत्र भी नहीं होगा। तो लवणोद्भिद जो इसमें ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपके मैंग्रोव पादप हैं वो लवणोद्भिद क्षेत्र में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। वह प्रक्रिया जिसके कारण पौधे प्रजनन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन, या फिर परागण। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आपको ईवीएस के क्वेश्चन ऐसे ही दमदार तरीके से हम आपको कराएंगे। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको सारी क्लासेस सही से मिल सकें। और याद रखिएगा क्लासेस भले ही छोटी हो रही हैं, लोग बता रहे हैं सर बहुत लंबी क्लासेस कराइए, कोई जरूरत नहीं लंबी क्लासेस कराने का। राम कहानी नहीं पढ़ना, हमको मेन मेन चीजें पढ़ना है, क्योंकि 5-5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। 1-1 घंटा 2-2 घंटा पढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो याद रखिए, अगर इसका राइट आंसर आपने डी बताया तो बिल्कुल करेक्ट बताया है। याद रखिएगा कि परागण जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। वाष्पीकरण आपको पता है क्या होता है, कि जब पानी, वर्षा के पानी या जो भी पानी जमा होते हैं वो जब सूर्य की रोशनी पाते हैं तो वाष्पीकृत होकर फिर बादल बन जाते हैं, उसी को वाष्पीकरण प्रक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण आपको पता है कि इसी के माध्यम से जो है यहां पर पत्तियां जो है भोजन बनाती हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। और अगर क्लास अच्छी लगी तो पहले लाइक कर दीजिए आप लोग वीडियो को। चलिए तो यहां पर क्वेश्चन है कि हरी खाद से क्या तात्पर्य है। फसलों में कृमिनाशक डालना, लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, या फसलों में ताजा बने पेस्टिसाइड डालना। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएं। ईवीएस का बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको ईवीएस के क्वेश्चन भी कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। थ्योरी पार्ट भी मैं एक एक टॉपिक करके कवर कराऊंगा, बस आप उसको पढ़ते जाइए।
तो हरी खाद से क्या तात्पर्य, तो याद रखिएगा लेग्यूमिनस का पौधा होता है, इनकी जो है फसल उगाते हैं, जैसे आप लोगों ने गांव में देखा होगा जिसको आप ढैंचा बोलते हो, बहुत सारी जगहों पर ढैंचा बोला जाता है। तो ऐसे आप देखते होंगे ना कि हरी खाद के लिए कुछ ना कुछ उसमें बुआई करा दी जाती है, और जब वो हरे हरे रहते तभी उनको जुताई कर दिया जाता है खेत में ही, तो उसी को ही हम लोग जो है यहाँ पर हरी खाद से बताते हैं। तो लेग्यूमिनस का जो पौधा होता है उनकी फसल को उगाने को ही हम लोग हरी खाद कहते हैं। तो फिलहाल ये रही आज के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस और थ्योरी, बाकी की जो टॉपिक है उसको हम लोग कल कवर करेंगे। टेंशन ना लो, जैसे जैसे परीक्षाएं आपकी नजदीक आएंगी आपकी क्लास की टाइमिंग बढ़ेगी, कई सारी क्लासेस एक साथ चलेंगी, बस आप लोग बने रहिए चैनल पर, ठीक है। बाकी आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस चैनल से जबरदस्त तरीके से कंटेंट आ रहा है और जबरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो जो लोग डेली शाम को 7 बजे जुड़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप शाम 7 बजे नहीं देख पाते हैं तो बाद में भी वीडियो देखिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप शाम को 7 बजे साथ जुड़िए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।